हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन पढ़ाई पर। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन की प्रेस बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि ऐसे तमाम वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में बने रहेंगे तो आपको ये आज के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, एकदम 100% गारंटी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। बताइए दोस्तों, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। जहांगीर के काल को दोस्तों क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों। स्थापत्य कला की बात करें दोस्तों, शाहजहां को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां के शासनकाल को। और दोस्तों जहांगीर की बात करें, जहांगीर का शासनकाल बताइए। 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707, 1707 से 1748। सही विकल्प चुनिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जहांगीर की मृत्यु जो है 7 दिसंबर 1627 ईस्वी को हो गया था। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि जहांगीर का शासन क्या है। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी किसकी बात कर रहा है? जलयान की। इसको ध्यान रखिएगा। लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? आइंस्टीन के, पास्कल के, न्यूटन के या आर्किमिडीज के? तो आपको पता है दोस्तों कि लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती, लेकिन जहाज जो जलयान होता वह नहीं डूबता। ये इसके लिए आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, प्लवन का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? प्लवन का सिद्धांत। तो दोस्तों जो प्लवन का सिद्धांत है उसी पर आधारित ये है कि गोली जो है पानी में डूब जाएगी, लेकिन जहाज जो जलयान है वह पानी में नहीं डूबेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी छोर दोस्तों बताइए। इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबिथू या इंदिरा पॉइंट? जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें उत्तरी भारत के उत्तरी छोर की दोस्तों तो कौन है? उत्तरी छोर पे दोस्तों इंदिरा कॉल है। क्या है? उत्तरी पे इंदिरा कॉल है। गुहार मोती की बात करें दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा दोस्तों? पश्चिमी छोर जो है उसे क्या कहा जाता है? गुहार मोती। और किबिथू दोस्तों क्या है? पूर्वी छोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है दोस्तों? बताइए सही उत्तर दोस्तों इसका। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, उसमें प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है दोस्तों? ये तरल संयोजी ऊतक होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाए जाते हैं और कणिकाएँ पाई जाती हैं दोस्तों। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है प्लाज्मा में दोस्तों, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों मैंने उस वीडियो में बताया था कि 55% क्या होती है? प्लाज्मा। रक्त में क्या होती है? प्लाज्मा दोस्तों। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 55% से लेकर 60% तक मानव रक्त में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और दोस्तों यदि प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90%, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में लगभग 90% क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है जल। 90% क्या पाया जाता है दोस्तों? जल पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि हम बात करें कि 55% तो प्लाज्मा पाया जाता है और कणिकाएँ होती हैं। जैसे कणिकाएँ क्या होती हैं? ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स होता है। तो 40 से 45% क्या हो जाती हैं? 55 से 60% तो क्या प्लाज्मा होता है ब्लड में, और 40 से 45% दोस्तों क्या होती हैं? कणिकाएँ। और कणिकाओं में जानते हैं क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों यही बता दूं कि प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है, और 10% में प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 10% में प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों, निमोनिया रोग जो होता है दोस्तों, या श्वसन से संबंधित रोग है? किससे संबंधित रोग है दोस्तों? श्वसन से संबंधित रोग है। बताइए, फेफड़े को प्रभावित करता है, क्लोम को, यकृत या आंत को? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, फेफड़े को। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेफड़े को। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? बताइए। लगभग 20% से 22%, 25% से 27, या 40% से 42, या 32 से 35? सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। यदि दोस्तों हम इसकी बात करें तो जो पृथ्वी की संरचना है, रासायनिक लौह तत्व जो पाया जाता है वो 32% से कितना, 35%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं पूछ ले दोस्तों कि जो पृथ्वी की संरचना, इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ऑक्सीजन उसमें दोस्तों 30.17%। कितना पाया जाता है, 30.17। सिलिकॉन की बात कर लें तो सिलिकॉन 15.1% पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, 13.9% दोस्तों। और भी बहुत से, जैसे सल्फर पाया जाता है दोस्तों 2.9%, निकिल पाया जाता है 1.8%। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यदि इससे संबंधित एक और बात निकल कर आती है, उसका बता दें कि भू रसायन शास्त्री थे FW, उनके अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर लगभग 47% क्या है, ऑक्सीजन है। इसको ध्यान रखिएगा। क्लार्क थे, FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर लगभग 47% क्या है, ऑक्सीजन है दोस्तों। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल दोस्तों। बताइए, मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? इसका सही उत्तर दोस्तों सभी को पता होगा लगभग कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों इसकी हम बात करें मंगल की सूर्य से दूरी के क्रम में, तो चौथे नंबर पर आता है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पे है दोस्तों, ये चौथे नंबर पे। और दोस्तों यदि आकार की बात करें तो 7वें नंबर पे है। आकार में किस नंबर पे है दोस्तों, 7वें नंबर पे। और दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, ये पूछ ले यदि, तो दोस्तों क्या है, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर यह कैसा दिखाई देता है दोस्तों, लाल छवि का दिखाई देता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। एक चीज़ और भी दोस्तों, इसको कहा जाता है युद्ध के भगवान के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंगल ग्रह को दोस्तों युद्ध के भगवान नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, युद्ध के भगवान नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसका सही उत्तर हो गया मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करें दोस्तों तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की। कब की थी, 1828 ईस्वी में दोस्तों। स्वामी विवेकानंद की बात करें दोस्तों, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए दोस्तों तो इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। और कब किया था ये भी बता दूं मैं, अप्रैल 1975 में मुंबई में किया था। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ किए थे, तो मुंबई में 1975 में आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और दोस्तों यदि राजा राधाकांत देव की बात करें तो इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों, तो धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि बताइए आप लोग, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? बताइए, दार्जिलिंग की है, ऊटी की है, शिमला की है, या डलहौजी की है? दार्जिलिंग की बात करें दोस्तों तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2050 मीटर, दार्जिलिंग की है दोस्तों। ऊटी की बात करें दोस्तों तो ऊटी की है 2240 मीटर। क्या है, 2240। शिमला की बात करें तो 2202 मीटर। कितना दोस्तों, 2202। और डलहौजी की बात करें दोस्तों तो 1970 मीटर। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों सबसे ऊंचाई पर कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊटी। क्या हो जाएगा, ऊटी, 2244 मीटर।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बताइए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। बाबरनामा, बाबर द्वारा, एकदम सही। शाहजहां की जो आत्मकथा किसने लिखा था, मोहम्मद ताहिर ने, एकदम सही दोस्तों। हुमायूं नामा की हुमायूं लिखा गया है, तो ये दोस्तों क्या है, हुमायूं नामा जो था गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। और तुझके बाबरी दोस्तों किसने, जहांगीर की आत्मकथा, एकदम सही है, और जहांगीर ने लिखा था। ठीक है ना दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों, सही उत्तर बताइए, निम्न में क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। पीपीपी, एफटीपी, यूआरएल या ईपीएफ, बताइए। तो दोस्तों पीपी जानते हैं क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोस्तों। ठीक है ना। एफटीपी की बात की जाए दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूआरएल की बात की जाए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। ठीक है ना। ईपीएफ दोस्तों आप जानते हैं बहुत ही फेमस है। यूपीएफ क्या है, कर्मचारी की भविष्य निधि है, और इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। यह कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, और ऊपर के तीनों विकल्प क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। आप बताइए निम्न में कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा स्थान है जो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर झारखंड, हाँ दोस्तों यहाँ स्टील का निर्माण होता है, फैक्ट्री है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ये भी सही है दोस्तों। झरिया झारखंड, तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि झरिया झारखंड जो है वो कोयले के लिए है। किसके लिए है, कोयले के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यह भी दोस्तों स्टील के निर्माण के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस में कौन सा कांड सबसे छोटा है। बताइए दोस्तों, अरण्य कांड, ये दोस्तों वीडियो 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी SSSC के द्वारा वीडियो की वैकेंसी 2018 में हुई थी, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि पूछने की बात की जाए तो जितने प्रश्न इस वीडियो में आज हैं सब के सब दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं, एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो अरण्य कांड है बताइए सबसे छोटा, या किष्किंधा कांड है, या सुंदर कांड, या लंका कांड। दोस्तों आप जानते हैं रामचरितमानस जो है वह 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा यह महाकाव्य लिखा गया था। तो इसको दोस्तों जो सबसे छोटा कांड है दोस्तों वो कौन है, किष्किंधा कांड। रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड कौन है दोस्तों, किष्किंधा कांड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों ये भी प्रश्न है। चोल अभिलेखों के अनुसार जनसभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि क्या कही जाती थी। बताइए, बेल्लवानगाई, साला भोगा, पल्लवी छांदम, या ब्रह्मदेया। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें बेल्लवानगाई की, तो दोस्तों यह किसको, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता था। जो दान में दी जाती थी किसको, गैर ब्राह्मणों को, उसको क्या कहते थे दोस्तों, तो उसको कहते थे बेल्लवानगाई। ठीक है ना। साला भोगा की बात की जाए दोस्तों, तो जब स्कूल या विद्यालय में दान दी जाती थी ज़मीन, उसको क्या कहा जाता था, उसको साला भोगा कहा जाता था। ठीक है ना दोस्तों, स्कूल या विद्यालय के लिए। पल्लवी छांदम की बात करें दोस्तों, तो यही होता था क्या, एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जनसभाओं को दान में दी जाने वाली जमीन भूमि क्या कहा जाता था, पल्लवी छांदम। ब्रह्मदेया या किसे कहा जाता दोस्तों, तो यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि, या किसको दोस्तों, ब्राह्मणों को। और बेल्लवानगाई दोस्तों किसको, गैर ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों को जो दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मिट्टी की बारात नामक कविता के संग्रह के लेखक कौन है। बताइए, मिट्टी की बारात बहुत ही फेमस एक कविता है, उसके लेखक का नाम आप बताइए दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही फेमस कृति है, जानते हैं आप सभी लोग, कामायनी। शिवमंगल सिंह सुमन, जानते हैं दोस्तों, ये मिट्टी की बारात के क्या हैं, लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी मिट्टी की बारात के लिए 1974 में दोस्तों इन्हें क्या मिला था, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसको ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो दोस्तों 1974 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों।
महादेवी वर्मा की बात की जाए तो बहुत सी इनकी कृतियाँ हैं, दीपशिखा हैं, नीरजा हैं, रश्मि है, तमाम चीज़ें। मैथिली शरण गुप्त की बात कर लें तो साकेत, पंचवटी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बता दूं कि हाथियों के लिए रिजर्व अभ्यारण्य है। किसके लिए है दोस्तों? तो यह दोस्तों है आपके हाथियों के लिए, हाथियों के लिए रिजर्व अभ्यारण्य। किसके लिए दोस्तों? हाथियों के लिए रिजर्व अभ्यारण्य है दोस्तों। यह कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो यह है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से हुआ है? बताइए दोस्तों, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से हुआ? अगर डेन्यूब नदी की बात की जाए दोस्तों तो यह यूरोप में बहने वाली नदी है, यूरोप महाद्वीप में बहती है, इसको ध्यान रखिएगा। और यूरोप महाद्वीप की दोस्तों यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रश्न आता है कि यूरोप महाद्वीप की पहली नदी का नाम बता दीजिए, तो वो है वोल्गा नदी। यूरोप में बहने वाली पहली जो सबसे बड़ी नदी है क्या है? वो है वोल्गा नदी दोस्तों। और दोस्तों डेन्यूब नदी की बात और कर लें तो ये भी पूछ लेता है कि कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 देशों से होकर गुजरती दोस्तों। यह कितने देशों से? 10 देशों से होकर गुजरती है। और इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पर है? तो यह है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए दोस्तों, सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या चिनाब नदी? सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बताइए, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों? बताइए। तो या दोस्तों कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या हवाई में? तो दोस्तों यह कोलंबिया में स्थित है। कहाँ पर है? कोलंबिया में। और एक चीज़ यहीं से बता दे रहा हूँ दोस्तों कि यह कोलंबिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में आती है ये, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस विकल्प का दोस्तों आप इसका सही उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।